तो जी नमस्कार। आज की जो क्राइम की जो सत्य घटना है, जो सच्ची घटना है, वो किसी क्राइम थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। इसमें अपराध की घटना के अंदर एक और अपराध की घटना छिपी हुई है। इस घटना के तह तक जब आप जाएंगे तो आप स्वयं से सिर उठेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। ये जो घटना है दिल्ली के वसंत विहार की है। दिल्ली का वसंत विहार, वह माथुर दंपति रहते थे। पति जो थे उनका नाम था विष्णु स्वरूप माथुर। लोग प्रेम से उनको जगदीश जी भी बुलाया करते थे। इनकी पत्नी थी शशि माथुर। उम्र तकरीबन इन दोनों की 70 से 75 साल के बीच थी और दोनों रिटायर्ड कर्मचारी थे। इनके पास अपना खुद का 2 BHK का फ्लैट था, उसी फ्लैट में रह रहे थे। इनका एक बेटा था जिनका नाम था अजय। अजय की कुछ समय पूर्व ही रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है और इनकी एक बेटी है अमिता। अमिता का विवाह हो चुका है और वो अपने पति के साथ ग्रेटर कैलाश जो क्षेत्र हैं उसी एरिया में कहीं रह रही होती है। अब बुजुर्ग दंपति घर पर अकेले थे, तो जो बेटी और दामाद थे उन्हें फिक्र हो रही थी। तो बेटी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो बुजुर्ग जो पेरेंट्स हैं उनके लिए केयर टेकर की व्यवस्था कर लूँ। तो इन्होंने एक एजेंसी से के थ्रू एक केयर टेकर रखी। उसका नाम था खुशबू नौटियाल। उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास। वैसे तो ये उत्तराखंड की रहने वाली थी और इसके पास ऑलरेडी एक फ़ोन था, लेकिन बावजूद उसके जो बेटी थी उसने एक और फ़ोन दे दिया और उसे कहा भी कि फ़ोन किसी भी हाल में स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। अब बेटी हर रोज़ अपने माता पिता से फ़ोन पे बात कर लेती, कभी वीडियो कॉल कर लेती। जीवन में सब कुछ बेहतर चल रहा था। बेटी संतुष्ट थी कि माता पिता की केयर हो रही है और ठीक था, वो भी अपने वैवाहिक जीवन को अच्छे से संभाल ही रही थी। लेकिन ये जो घटना घटित हो जाती है, वो हो जाती है 23 जून साल 2019। अब दरअसल होता यह है कि सुबह का वक्त तकरीबन 8:30 बजे इनके घर पर एक हाउसमेट काम करने के लिए आती थी। उसका नाम था बबीता। बबीता रोज की तरह आई और दरवाजा जो है उसकी दरवाजा बजाया। बेल बजाने के बावजूद किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बबीता थोड़ी देर बाद खड़ी रही और खड़े खड़े सोचने भी लग गई कि ये बुजुर्ग दंपति अक्सर कहीं जाते नहीं, हर रोज यहीं रहते और मुझे कोई सूचना तक नहीं दी गई और अंदर से वो दरवाजा खोल भी नहीं रहा है, तो ऐसा क्या हो गया। लेकिन थोड़ी देर जब बबीता वहां खड़ी थी तो बबीता की नजर है वो घर का जो मेन गेट है उसको जाता है। तो वो देखती हैं कि दरवाजा है वो बाहर से बंद है, कुंडी लगी हुई है। अब बबीता को थोड़ा अचरज हुआ, लेकिन उसने वो कुंडी को खोला और कुंडी खोल करके वो जो घर के अंदर प्रवेश करती है तो घर के अंदर से चीखने की, चिल्लाने की, रोने की जोर जोर से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। अब बबीता डरी हुई, सहमी, घबराई, वो दौड़ के घर से बाहर आती है। अब जो ही वो दौड़ कर घर से बाहर आती हैं वो स्वयं भी जोर जोर से रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देती है। अब बबीता की जो रोने की और चीखने की आवाजें थी तो माथुर दंपति के जो पड़ोस में लोग रह रहे थे वो सब आए और उन्होंने बबीता से पूछने की कोशिश की कि भाई हुआ क्या है। तो बबीता ने बताया कि घर के अंदर का कैसा मंजर है। अब पड़ोसी जब उस घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा, वो स्वयं अचंभित रह गए। घर के अंदर लाश, खून है और फर्श में बिखरा हुआ सामान है, वो घर में सब अस्त व्यस्त पड़ा। और वो सब बाहर आए तो अचरज करने लगे कि हादसा हुआ कैसे, क्योंकि वो जो घर की लोकेशन थी, सारे घर एक दूसरे से छटे हुए थे। सब वहाँ के लोग हैं वो एक दूसरे से हिल मिल के रह रहे थे। तो ऐसे में घटना कब घटित हुई, कैसे घटित हुई, उन्हें पता था क्यों नहीं चला। उनमें से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस आई तो पुलिस ने अपनी जो तफ्तीश की कार्रवाई करना शुरू की। जब पुलिस उस घर में प्रवेश करती है तो वो देखती है कि फर्श पर पेट के बल ये जो केयर टेकर थी खुशबू नौटियाल, उसकी लाश पड़ी हुई थी। उसके पेट से खूब सारा खून बह रहा था और खून आसपास फर्श पर जम चुका था। इसलिए उस लाश को देख के ऐसा लग रहा था कि मर्डर है वो अभी नहीं हुआ है, तकरीबन 3-4 घंटे या उससे पहले ये मर्डर हो चुका है। जब पुलिस और उस घर में तलाशी करती है तो जो दंपति हैं उनके बेडरूम में जाती है तो पुलिस देखती है कि दंपति की भी लाश है वो बेड पर गिरी हुई है, दोनों मर चुके हैं। पास में जो अलमारी थी उसका सारा सामान बिखरा हुआ, उस रूम का सारा सामान अस्त व्यस्त, कुछ पैसे बिखरे हुए, कुछ सोने गहने तक बिखरे हुए थे। पुलिस उस घर में तलाशी करती हुई जब जो उनका ड्राइंग रूम है वहां पर आती है तो पुलिस देखती है जो घर में सोफे हैं, सोफे के आगे जो टी टेबल है, उस टेबल पर 2 गिलासें रखी हुई हैं और उन गिलासों के अंदर एक पेय पदार्थ था। जब पुलिस इस पेय पदार्थ के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है उसके अंदर शराब था। पास ही में एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल थी, लेकिन उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स नहीं था,
उसके अंदर भी शराब ही था, सिगरेट के पैकेट थे, बीड़ी के बंडल थे। अब वो सारा माजरा देखने पर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने यहाँ पर पार्टी की हो। अब पुलिस और उस घर में और जांच पड़ताल करती है कि कहीं को सबूत मिल जाए। तो ये जो केयर टेकर थी खुशबू नौटियाल, जब इसके बिस्तर को चेक करती हैं तो उसके बिस्तर पे जो उसका पिलो होता है, पिलो के नीचे कंडोम के पैकेट मिलते हैं। पुलिस बड़ा अचरज करती है कि भला ये जो केयर टेकर है इसके पिलो के नीचे पैकेट कहाँ से और क्यों आ गया। पुलिस वो जो डेड बॉडीज है उनको जो पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती हैं और अपनी जांच है वो शुरू कर देती हैं। इधर जो इनकी बेटी होती है अमिता, उन्हें इन्फॉर्म कर लिया जाता है, रो भी आती हैं। और फिर उसी दिन 23 जून 2019 को अज्ञात के खिलाफ है जो मुकदमा दर्ज करके पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। पुलिस जो है उसकी जांच की सुई है वो रेरे के जो खुशबू नौटियाल थी उसी के ऊपर जाती है, क्योंकि उसके बिस्तर पे ऐसी चीज मिल गई, घर के अंदर तो शराब और वो सब मिली, तो उन्हें लगा कि कोई आया बंदा पार्टी की या कुछ इसका था। तो जो उनकी बेटी थी उनसे पूछा गया तो उनकी बेटी ने जो बताया कि जो खुशबू है उसको हमने थोड़ा टाइम पहले ही रखा था। और जांच पड़ताल की तो आसपास के लोगों ने और उनकी पता चला कि जो खुशबू है वो अक्सर किसी लड़के से मिला करती थी, कोई लड़का उसे मिलने के लिए आया करता था। तो पुलिस ने जो खुशबू का फोन था उसकी डिटेल निकालना शुरू की, तो पता चला जो हादसा हुआ था उस दिन में खुशबू ने घंटे भर से ज्यादा उस लड़के से बात की थी। पुलिस उस लड़के तक जाती है। जब लड़के तक जाती है तो पता चलता है उस लड़के का नाम नित्यम है। अब पुलिस उस लड़के को जिस फ्लैट में दबिश देके गिरफ्तार करती है तो पता चलता है वो लड़का तो उस फ्लैट में पहले से किसी और महिला मित्र के साथ था। जब उसके घर वालों से बात करने की कोशिश की गई तो उनकी बेटी और उन सब ने बताया कि ये जो खुशबू है इससे वो लड़का मिलने का लिए आता था, हम पूछते थे तो हमें अक्सर बताया करती थी कि हमारा कजन है। लेकिन खैर पुलिस की जांच में पता चला कि वो कजन नहीं था, वो प्रेमी था। अब पुलिस है जो उसे पकड़ लेती है, जो उसकी साथ में महिला मित्र होती है उसे भी पकड़ लेती है। पकड़ने की वजह ये होती है कि जिस रात ये हादसा होता है उस रात इन दोनों का भी फोन स्विच ऑफ होता है। तो पुलिस को शंका हो जाती है। उन्हें जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो बताते हैं कि हम इस हादसे में शामिल नहीं हैं और नहीं हमें इस हादसे के बारे में कुछ पता है। तो फिर फोन स्विच ऑफ क्यों किया? तो बताया गया कि उस रात को भारत और अफगानिस्तान का क्रिकेट का मैच था और मैच होने की वजह से हमें ऐसा लगा कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हमने फोन स्विच ऑफ कर लिया था। पुलिस ने अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने पूछ लिया, अच्छा बताओ फिर उस रात जो क्रिकेट का मैच था उसके अंदर क्या क्या हुआ था। ये जो नित्यम था उसने भी जो मैच के अंदर हुआ वो सारी बात पुलिस को बता दी। पुलिस को कहीं न कहीं ये कंफर्म तो होने लग ही गया था कि हो ना हो ये दोनों इस मर्डर के पीछे हो नहीं सकते। तो पुलिस ने अपनी जांच को है जो और आगे बढ़ाया। जो इनकी बेटी थी उनसे और पूछताछ की, कोई और जो संदिग्ध हो जिन पर आपको जो शंका होती हो। तो उनकी बेटी ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व जो मेरी माँ है उसके साथ जो एक और कलीग थी जो काम कर रही थी, उनकी बेटी जिसका नाम प्रीति सहरावत बताया जाता है, वो अचानक से मेरी माँ के पास मिलने के लिए आ गई थी आज से तकरीबन 5-7 दिन पहले। और वो मिलने के लिए आई और एक उसने फ़ोन पर बात की और मुझसे भी फ़ोन पर बात की और मुझे कहा कि आपसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत लंबे समय से आई थी, पर वो अचानक आई जरूर थी। ये बात पुलिस को बात बताई तो पुलिस को कहीं न कहीं वो शंका जरूर हुई। इधर उस क्षेत्र में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सब कैमरों को खंगालने की कोशिश की तो पुलिस को एक चीज़ ये पता चली कि जो घटना वाली रात है उस रात के अंदर रात को तकरीबन 11:30 बजे 2 लोग उसके अंदर जाते हैं, जिसमें एक महिला जिसका चेहरा ढका हुआ था और वो सबसे पहले उतरती है, पैदल उस घर में घुसती है। अब पुलिस को शंका ये होने लगी कि भला रात को कोई इंसान अपना चेहरा क्यों ढकेगा, ना सूरज है ना धूप है, लेकिन उस महिला का चेहरा ढका हुआ था। थोड़ी देर बाद कोई एक पुरुष आता है जिसके ऊपर हेलमेट पहना हुआ होता है, अब वो भी पैदल उस घर में घुस जाता है। वो तकरीबन उस सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग तकरीबन 3 घंटे का आसपास उस घर में रहते हैं और रात को 2:30 बजे के आसपास वो वापस उस घर से निकलते हैं। अब पुलिस उनके बारे में जो जांच पड़ताल में जुट जाती है कि कौन है। इधर जो बेटी थी उन्होंने बताया कि प्रीति सहरावत वो आई थी, तो पुलिस है वो प्रीति सहरावत के फोन कॉल्स और उसकी लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रीति उसका फोन है वो स्विच ऑफ होता है। अब इसी दरमियान होता ये है कि प्रीति
की जो लोकेशन है वो थोड़ी देर के लिए फोन स्विच ऑन हो जाता है। इसकी वजह से ये जो गुरुग्राम की एक होटल है, उस होटल के अंदर की प्रीति की लोकेशन है वो पुलिस के सामने आ जाती है। पुलिस पहुंच जाती है उस होटल में। अब जब पुलिस उस होटल में पहुंचती है तो प्रीति के साथ एक और शख्स होता है जिसका नाम होता है मनोज भट्ट। अब इनको दोनों को पकड़ के जब पुलिस लाती है और सख्ताई से पूछताछ करती है तो बड़ी रहस्यमय तरीके से एक और चीज है वो सामने आती है। अब दरअसल होता ही है कि जो मनोज भट्ट है ये प्रीति से कुछ समय पूर्व ही मिला था, ये दोनों लिव इन में रह रहे थे। मनोज भट्ट जो है वो स्वयं पहले एक बार जेल जा चुका था। जब पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि मनोज भट्ट शादीशुदा था और उसकी जो पत्नी थी उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी और उसके ऊपर मर्डर का आरोप लगा था। आरोप तो ये भी लगा था कि मनोज भट्ट जो है उसके अपने साथी थे, उन साथियों के साथ मिलकर उसने अपनी पत्नी को मार दिया। उसके जो साथी थे फखरुद्दीन, मोमीन, जाकिर, इन लोगों ने और एक मनोज भट्ट है इसने मिलके उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी। कारण ये था कि मनोज भट्ट जिस जगह पर काम कर रहा था उस जगह पर उसे किसी अन्य महिला से प्रेम हो चला था। इसकी वजह से वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाह रहा था, लेकिन इसके पास इसके खिलाफ कोई ज्यादा सबूत तो थे नहीं। इसलिए 29 अप्रैल साल 2015 को इस सबूतों के अभाव में छूट जाता है और ये अप्रैल के महीने में छूटता है। उसके बाद जून के महीने में जो है इसकी मुलाकात प्रीति सहरावत से किसी की बर्थडे पार्टी में मुलाकात हो जाती है। उसके बाद दोनों मित्रता हो जाती है। इधर ये जो प्रीति सहरावत है ये होटल मैनेजमेंट का काम कर चुकी होती है और कुछ समय बाद काम करने के बाद ये खुद का काम दाम शुरू करना चाहती है। प्रीति की स्वयं की भी शादीशुदा जीवन को ज्यादा सक्सेस था नहीं। पहले वाला पति जिसको ये तलाक दे चुकी थी उसका एक बेटा था, उसके पति के पास ही था। फिर उसने दूसरी शादी किसी अन्य पुरुष के साथ की, उससे भी उसको एक बेटा और बेटी हुए, लेकिन वो उसके साथ भी उसकी कुछ ज्यादा निभी नहीं और उसको भी उसने छोड़ दिया था। अब एक तीसरा जो शख्स था इसका नाम था मनोज भट्ट, ये इसके साथ लिव इन में रहना शुरू कर देती है। अब ये दोनों मिलकर के है जो एक हॉस्टल चलाते हैं, लेकिन हॉस्टल इनका सक्सेस होता नहीं है, उनको घाटा चला जाता है। फिर प्रीति है ये होटल मैनेजमेंट का काम कर चुकी थी तो ये रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी हाथ आजमाती है, लेकिन रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी उसे कुछ खासी सफलता हासिल नहीं मिलती। नतीजा होता है उसके ऊपर काफी कर्जा आ जाता है। अब इधर से दोनों लिव इन में रह रहे थे। मनोज भट्ट के पास पहले से कोई काम दाम था नहीं, प्रीति जो थी उसके ऊपर दुनिया भर का कर्जा आ चुका था। तो प्रीति को घर चलाने के लिए भी है जो कहीं नौकरी पे जाना पड़ रहा था। अब मनोज भट्ट और प्रीति रोज यही सोच रहे थे कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, दुनिया भर का कर्जा आ गया, पैसे पास थे वो खत्म हो गए, तो क्यों ना ऐसा कोई शॉर्टकट किया जाए, हाथ मारा जाए। मनोज भट्ट प्रीति से रोज शराब के पैसे मांगता और सिगरेट तक के पैसे मांगता, लेकिन प्रीति है वो इस सब से परेशान हो चली थी। तो मनोज भट्ट ने प्रीति को एक दिन एक विचार दिया कि क्यों ना हम कोई बड़ा हाथ मारते, तो ऐसी कोई मालदार पार्टी ढूंढ जिससे हम एक बार में सारा है जो हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और हमें कुछ पैसे भी हमारे पास रह जाएंगे। बस फिर क्या था, ये जो प्रीति थी उसको याद आ गई ये माथुर दंपति। तभी उसने सोचा कि ये जो माथुर दंपति हैं, मेरी माँ उनके साथ जो एज ए क्लीग काम कर रही थी, उसे लगा कि जो माथुर दंपति है बहुत ज्यादा पैसों वाले हैं। तो वो एक दिन 15 जून को जो माथुर दंपति में जो उनकी पत्नी होती है शशि, तो शशि आंटी को फोन कर लेती है। फोन करती हैं, उनसे खूब सारी बातें करती हैं और उन्हें बातों में जो उलझाने की कोशिश करती हैं। और उसके बाद है वो 2 दिन बाद 17 जून को अचानक से उनके घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद फिर वही मीठी मीठी बातें करती हैं कि आंटी आपकी बहुत याद आ रही है, आपकी तबीयत कैसी है, मैं लंबे समय से मिलना चाह रही थी लेकिन मिल नहीं पा रही थी, आज आई हूँ और मैं आपके पास रहूंगी। वो बाकायदा 17 जून को उनके घर रात को ठहरती भी है। और जो उनके घर जो केयर टेकर थी खुशबू नौटियाल, उसी के फोन से ये उनकी जो बेटी होती है अमिता, उन्हें फोन भी करती हैं, फोन पर बातचीत भी करती है और बातों बातों में वो उन्हें बताती भी हैं कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके यहाँ आई हूँ, आपके आंटी से मैं मिली हूँ, मैं आज रात को यहीं रुकने वाली हूँ। और वो सवेरे चली जाती है। अब देखने पर वो एक नॉर्मल सी घटना थी। उसका जो साथी था मनोज, उसके साथ मिलकर लूट की प्लानिंग करना शुरू कर देती हैं। 23 जून की रात को ये लोग उनके घर जानते हैं लूट के हिसाब से। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में ऐसा भी आया था कि जो घटना की उसके एक दिन पहले भी ये उसी जो उसका प्रेमी था उसके साथ उसकी मोटरसाइकिल पे आई थी और हाथ से इशारा बकायदा उस घर की तरफ करके बता रही थी मानो कि यही वाला घर है जहाँ हमको
जो लूट करनी है। अब जो 23 जून उस रात को है, जो ये प्रीति अपने जो उसका प्रेमी था मनोज उसके साथ आती है। ये दोनों अपने जो गुरुग्राम में इनका जो घर था वहाँ से रवाना होने से पहले ब्लैक कलर के कपड़े पहन लेते हैं। इनके पीछे प्लानिंग ये थी कि गहरी अंधेरी रात होगी और काले कपड़े होंगे तो हम इतना दिखेंगे नहीं। अब ये दोनों वो कपड़े पहन लेते हैं। प्रीति बाकायदा अपना मुंह ढक लेती हैं। फिर ये होता है कि जो घर होता है उसके घर से थोड़ा पहले प्रीति है वो उतर जाती है, और उतरने के बाद प्रीति पैदल ही उस घर की तरफ जाती है। मनोज है वो अपनी बाइक से थोड़ी रेकी करता है। रेकी करने के बाद जो बाइक है वो माथुर परिवार से थोड़ी दूर खड़ी करता है और प्रीति घर के अंदर प्रवेश करती है। रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। पति पत्नी सोने ही वाले थे कि ये दरवाजा है उसकी बेल बजती है तो अंदर से जो खुशबू है वो दरवाजा खोलती है। अब ये जो आंटी थी शशि आंटी, उनसे ये मिलती हैं तो ये बताती है, ये जो प्रीति बताती है कि आंटी मैं यहीं से गुजर रही थी तो मैंने सोचा मैं आपसे मिलती जाऊँ, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है। अब इधर शशि आंटी की उन्हें लगता है कि ठीक है प्रीति 2-4 दिन पहले भी आई थी, मेरी कली की बेटी है, तो वो उसको जो अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं। और इनकी जो केयर टेकर थी खुशबू उसे बताती भी है कि बेटा इनके लिए 2 कप चाय बना दो, अभी आए हैं। और ये इसी बातों बातों में ये जो प्रीति हैं वो जो ये माथुर शशि माथुर है उन्हें बोलती हैं कि वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ आया हुआ है, वो मेरे नीचे इंतजार कर रहे हैं। तो जो ये शशि माथुर हैं वो प्रीति को बताते हैं कि ठीक है वो नीचे इंतजार क्यों कर रहा है, उसे ऊपर बुला दो। तो बाकायदा थोड़ी देर बाद में वो प्रीति स्वयं नीचे जाती है और उसको जो उसका साथी होता है मनोज उसे ऊपर ले आती है। अब मनोज भट्ट ऊपर आ जाता है। इधर ये दोनों बैठे ही होते हैं। आते ही ये मनोज भट्ट घर की जो टीवी लगी होती है वो स्टार्ट कर लेता है और थोड़ा वॉल्यूम है वो बढ़ा लेता है। इधर जो घर के अंदर जो खुशबू काम करने वाली थी, खुशबू को तो ऑर्डर दे ही दिया था कि 2 कप चाय लेके आओ। जो ही खुशबू 2 कप चाय लेके आती हैं और वहाँ टेबल पर चाय रखती हैं, मनोज भट्ट ताबड़तोड़ खुशबू के ऊपर है तो चाकू से वार कर लेता है। 30 से भी ज़्यादा बार वार किया गया था खुशबू के ऊपर और जो खुशबू है वही धराशायी हो जाती है। उसके बाद ये दोनों उस कमरे में जाते हैं जहाँ माथुर जो कपल रहते थे उनका बेडरूम था। जो वो अंकल थे वो पहले से सो चुके थे, उन्हें नींद आ चुकी थी। ये जो आंटी हैं ये भी बुजुर्ग थे, सोने ही वाले थे। तो ये जो मनोज और ये प्रीति ये दोनों मिलकर इनके ऊपर भी ताबड़तोड़ वार करते हैं। नतीजा होता है ये भी मर जाते हैं। ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें से बताया जाता है जो प्रीति हैं उसके ऊपर चाकुओं से बहुत ज़्यादा वार किया गया, तकरीबन 30 से भी ज़्यादा वार। और जो ये पति पत्नी बुजुर्ग थे उनके ऊपर कम वार किया गया। ये भी हो सकता है कि बुजुर्ग हैं इसलिए वो ज़्यादा है जो वो मतलब प्रतिक्रिया कर नहीं पाए होंगे, तो उनके लिए इजी टारगेट था। खुशबू है वो 25 साल की युवा थी तो शायद ज़्यादा प्रतिक्रिया की होगी तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें ऐसा बताया गया कि जो हमला किया गया है वो 2 अलग अलग टाइप के हथियारों से किया गया है। इसमें एक तो धारदार हथियार था जैसे चाकू छुरी, और एक नुकीला हथियार था जैसे स्क्रू ड्राइवर टाइप का। तो ये घटना का इन्होंने रात को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद उन्होंने बाकायदा उस घर में वो लूटपाट की, खूब सारा कैश लिया, गोल्ड भी लिया, और थोड़ा सा कैश और थोड़ा सा गोल्ड वहाँ पर यूँ बिखेर दिया ताकि जो घटना है वो लूटपाट की लगे नहीं। और ये जो खुशबू थी उसके बेड पर तकिए के नीचे एक कंडोम का पैकेट भी डाल दिया। फिर बाकायदा उन्होंने वहाँ बैठ करके जैसे शराब पार्टी की वो ठीक वैसे ही वहाँ मंजर बनाया। दोनों तरफ शराब की गिलासें रखी, सिगरेट के बट, बीड़ी, सब कुछ वहाँ डाला। इन दोनों ने फुल प्रूफ प्लानिंग ऐसी की थी मानो ये जो खुशबू है सारी शंका उसी के ऊपर चली जाए। क्योंकि ये जो प्रीति है जो एक दिन पहले जो माथुर जो परिवार है उनके वहाँ रात को रही थी तो बाकायदा उसने बातों ही बातों में सब कुछ जान लिया था। बस उन घर में यहाँ कितने सदस्य रह रहे हैं, बेटी कहाँ रह रही है, जो खुशबू जो केयर टेकर थी उससे भी उसने दोस्ती कर ली, नंबर ले लिए, घर में सारी था ले ली, वो एक एक कमरे में घूम के सारा देख लिया कि कहाँ आना है, कैसे करना है, कहाँ से पैसे मिलेंगे, सब कुछ। लेकिन पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार किया तो ये जो राज है वो दुनिया के सामने आया। अब इस केस का अपडेट ये है कि ये जो मनोज भट्ट और ये प्रीति सहरावत इन दोनों को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुना दी है। अब कुदरत का करिश्मा देखिए,
ये जो मनोज भट्ट है उसने पहले अपनी पत्नी का मर्डर किया था, लेकिन सबूतों के अभाव में ही छूट गया था। लेकिन कुदरत का फैसला देखिए कि अब दोबारा इस बार ये पुलिस की पकड़ में आया और इसके खिलाफ पूर्णतः सबूत थे। वहाँ के फिंगरप्रिंट है बाकायदा मैच कर रहे थे, वो जो शराब की जो बोतलें रखी वहाँ के जो सैंपल्स थे वो मैच कर रहे थे। और तो और इन्होंने जो वो इस्तेमाल किया था, जो कपड़े पहने थे, जो चूड़ी, जो स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल किया था, वो भी 5 जुलाई को पुलिस ने है जो बरामद कर लिया। उसके अलावा ये जो गोल्ड है जो इन्होंने चुराया था, उसके बाद प्रीति है वो किसी सोनी के पास जाती है और वहाँ पर ये झूठ मूठ का ढोंग करती है कि मेरे पति बीमार है और मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है, और ऐसी बहुत सारी बातें करके वो एक सोनी को गोल्ड है वो बेच आती है और तकरीबन 1.5 लाख के आसपास वो रुपया भी उससे ले आती है। तो पुलिस ने उस सोनी से और वो सारी चीज़ें वो भी बरामद कर दी। तो सारे सबूत हैं वो इस बार ठोस थे, इसकी वजह से ये मनोज भट्ट हैं वो जेल में चला गया। साल 2025 के अंदर एक केस एक बार फिर से सुर्खियों में इसलिए आया था क्योंकि जो इसके साथ जो प्रीति सहरावत थी उसने ऑफर किया था कि मैं सरकारी गवाह बनने के तैयार हूँ, ये जो जितना भी हादसा हुआ ये मैं नहीं करना चाह रहा था, ये मनोज भट्ट हैं उसके बहकावा में आई और उसने डरा धमका करके मुझसे ये अपराध करवाया था। लेकिन ये जो प्रीति थी उसकी सारी बातें काम आई नहीं और सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उसे जो उम्र कैद की सजा सुना दी है। ये जो घटना है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या ख्यालात हैं, कमेंट सेक्शन खुला है। यदि आपको हमारी कहानी कहने का प्रयास पसंद आ रहा है तो जाने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा। इस लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें बहुत सारा प्रोत्साहन जरूर मिलता है। इस कहानी को आपने सुन ही लिया है तो हमेशा की तरह वही दरखास्त रहेगी कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसको आप फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, वहाँ पे भी लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। और हाँ, जाते जाते एक और बात की जो कहानी है किसी को दुखी अपमानित करने के लिए नहीं सुनाई गई है। हम तो चाहते हैं कि समाज में शिक्षा और जागरूकता फैले और इस प्रकार के जो अपराध की घटना हो उसे अब सावधान और सचेत रहे। धन्यवाद।